समझदार इंसान वो नहीं जो ईंट का जवाब पत्थर से दे। समझदार इंसान वो है जो फेंकी हुई ईंट से घर बना ले। हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ सारिका जैन, चार्टर्ड अकाउंटेंट IRS, पोस्टेड एज डिप्यूटी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्सेस मुंबई। मेरे लिए भी ये ईंट इतनी आसान नहीं थी। 2 साल की उम्र में मुझे पोलियो हुआ। मेरा जन्म उड़ीसा का एक छोटा सा कस्बा काटावांजी में हुआ। एक ऑर्थोडॉक्स मारवाड़ी फैमिली पे, जॉइंट फैमिली पे था। इनिशियली फैमिली को भी नहीं पता था ये पोलियो है। डॉक्टर्स को लगा मलेरिया है। मलेरिया का ट्रीटमेंट किया और बॉडी 50% बॉडी काम करना बंद कर दिया। 2 साल की उम्र तक मैं और बेड पे पड़ी रही। एट द एज ऑफ 4 मैं वापस चलना सीखी। लड़खड़ाते हुए, गिरते हुए मैं वापस चलना सीखी। तो नई समस्या घर पे पैदा हो गई, इस लड़की को कहाँ पढ़ाए। इनिशियली कोई स्कूल इसको एडमिशन नहीं देता था। समहाउ एक स्कूल पे एडमिशन मिला, स्कूल जाने लगी। स्कूल पे भी बेसिक प्रॉब्लम आई कि मैं पढ़ती तो अच्छा थी, एक सिंसियर थी, बहुत ज्यादा सुपर स्टूडेंट तो नहीं थी, एक सिंसियर स्टूडेंट थी, लेकिन कभी भी मैं किसी टीचर की फेवरेट स्टूडेंट नहीं बन पाई। उस समय मुझे समझ में नहीं आता ऐसा क्यों होता है। खेल का पीरियड होता था, स्पोर्ट्स पीरियड होता था, हमेशा सबसे लास्ट में बैठी रहती थी। इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन होता था, रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन होता था, मेरी बहुत इच्छा होती थी कि मैं भी आगे जाऊं, पैरेड पे पार्टिसिपेट करूं, लेकिन मैं हमेशा पीछे बैठी रहती थी। घर आती थी, धीरे धीरे चलती थी, कोई मेरे साथ चलने को तैयार नहीं होता था क्योंकि मैं स्पीड मेरी बहुत स्लो होती थी। मुझे हमेशा हमेशा जब भी मेरे घर जाने की छुट्टी होती थी तो मेरी आंखें गेट की तरफ टकटकाए लगे खड़ी रहती थी कि शायद मुझे घर से कोई लेने आएगा, शायद आज मैं किसी स्कूटर पे घर जाऊंगी, लेकिन कोई नहीं आता था क्योंकि मेरे फैमिली मेंबर्स को भी नहीं पता था इस लड़की को कोई प्रॉब्लम हो रही है। मैं किसी से कुछ कहती भी नहीं थी। धीरे धीरे मेरा स्कूल कंप्लीट हो गया, एवरेज स्टूडेंट थी, फिर भी इच्छा थी कि मुझे आगे डॉक्टर बनना है, लेकिन हमारे गांव पे आगे डॉक्टर बनने की कोई फैसिलिटीज नहीं थी और मेरे पेरेंट्स रेडी नहीं थे कि इस डिसेबल लड़की को हम हॉस्टल भेज दें। उनकी चिंता थी ये लड़की अकेले कैसे सरवाइव करेगी। अपने ही गांव पे मैं आगे की पढ़ाई करती हूँ, कॉलेज कंप्लीट करती हूँ। कॉलेज कंप्लीट करने के बाद जनरली होता है मारवाड़ी लड़कियों की या तो शादी कर देते हैं। मेरे केस में शादी वाला सिचुएशन नहीं था। अपने घर पे रहती हूँ और लोगों को ये लगता है चलो इसकी लाइफ तो यही है, एक्सेप्ट कर लेते हैं कि जिंदगी इसकी ऐसी ही रहेगी, अपने घर पे गुजरेगी। एक दयनीय स्थिति जैसी बन चुकी थी। अपने घर पे रहती हूँ, मिलती है कि एग्जाम दे सकते हो लेकिन आप घर के बाहर नहीं जा सकते, आप घर पे पढ़ाई करेंगे। मैं अपने घर पे पढ़ाई करती हूँ और इनिशियली एग्जाम मेरा पहले अटेम्प्ट में बहुत अच्छा क्लियर होता है। घर वालों को भी कॉन्फिडेंस आता है इस लड़की को और आगे पढ़ाना चाहिए। मैं आगे की पढ़ाई करने के लिए रायपुर जाती हूँ सीए की प्रिपरेशन के लिए और वहां मैं 3 साल हॉस्टल पे रहती हूँ। बहुत सारे चैलेंजेस आए होंगे, तकलीफ आई होगी कोचिंग जाने में, सीढ़ियां चढ़ने के लिए, लाइन पे खड़े रहना है, अकेले आपको सारा काम करना है। ऑनेस्टली मुझे पता नहीं चल रहा था। मेरे अंदर एक जुनून था कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है आज और मुझे उसे पढ़ के आगे निकलना है, मेरे नाम के आगे सीए लगाना है। 3 साल की मेहनत के बाद वो बेसिक ही प्रॉब्लम सोचती थी कि कैसे पढ़ाई करूं, दिमाग कैसे और बढ़ाए, मुझे याद नहीं, और यही चीजें घूमती थी रेदर देन कि मैं डिसेबल हूं, मुझे पोलियो, मेरे दिमाग में नहीं घूमता था। हो सकता है मैंने कोई तकलीफ देखी। 3 साल के बाद मैं सीए बन जाती हूँ। फिर मेरे दिमाग में आता है कि सीए बन के तो सिर्फ मैं अपना भला कर पाऊंगी, मैं अपने लाइफ को चेंज कर पाऊंगी, लेकिन व्हाट फॉर अदर्स, जो तकलीफें मैंने देखी है मेरी लाइफ में, बाकियों का क्या होगा। तब एक जुनून आता है कि आगे और कुछ करना पड़ेगा। आईएएस का पता चलता है, मैं अपने घर के सामने वो बात रखती कि मुझे आईएएस बनना है। इनिशियली मेरे घर पे बहुत हंगामा होता है, पंचायत बैठती है कि नहीं लड़की का दिमाग खराब हो गया है। हमारे घर पे या मेरे एरिया पे ये एक ट्रेंड था कि लड़कियां नहीं पढ़ सकती, आईएएस बहुत बड़ी चीज होती है। उनको लगता था ये बहुत इंटेलिजेंट लोग कर सकते हैं, मारवाड़ी बच्चे नहीं कर सकते हैं। उनको कन्विंस किया। उनका आज भी एक डायलॉग मुझे याद आता है, इनिशियली जब उन्हें मेरे फादर ने कहा कि लड़की आज तो आईएएस बनने की बात कर रही है, कल दिल्ली जाने की बात करेगी, परसों फॉरेन जाने की बात करेगी, कहाँ कहाँ तक समझेंगे, क्या क्या कर पाएंगे। और ऑनेस्टली आज ऐसा हुआ भी। मैंने आईएएस भी कंप्लीट किया, मैंने दिल्ली भी गई, मैं फॉरेन भी जाके आ गई। तो सोच सकते जिस मेंटेलिटी में, ये सोच भी बहुत बड़ा तकलीफदायक था, ये सोचना भी पाप था उस परिस्थिति को उनको मनाना। इनिशियली मैं घर पे रह के प्रिपरेशन करती हूँ यूपीएससी की, नहीं हो पाता, फिर मैं दिल्ली जाती हूँ। 3 साल में 2 साल में दिल्ली रहती हूँ और 2 साल की प्रिपरेशन के बाद मैं वापस आती हूँ और मेरा नाम यूपीएससी की लिस्ट पे आ जाता है। तब तक भी मुझे नहीं पता था कि यूपीएससी कोई बड़ी चीज होती है।
जिस दिन रिजल्ट आया, मेरे ही गांव के जो फर्स्ट आईएएस, उन्होंने मुझे फोन किया, ये सर की सारिका तुम्हारा नाम लिस्ट पे आ गया है। तब लगा अच्छा ये कोई नई चीज है, कोई बड़ी चीज है। द मोमेंट मेरा नाम यूपीएससी के लिस्ट पे आया, सबका नजरिया चेंज हो गया। पूरे गांव पे हड़कंप मच गया, घर पे मीडिया का तांता लग गया। आई वाज द फर्स्ट डिसेबल गर्ल फ्रॉम होल उड़ीसा हु कम अंडर सिविल सर्विस। आई वाज द फर्स्ट गर्ल फ्रॉम माय डिस्ट्रिक्ट जो सिविल सर्विस पाई थी। आई वाज द फर्स्ट फीमेल चार्टर्ड अकाउंटेंट हु कम अंडर इनकम टैक्स। लोगों का नजरिया चेंज हो गया। आज वहां के पेरेंट्स ये नहीं सोचते कि मेरे बच्चे को इंजीनियर बनाना है, डॉक्टर बनाना है, सीए बनाना है। ये तो बनाना है ही है, साथ में उन्हें सिविल सर्विस पे भेजना है। आज जब मैं इस मुकाम पे पहुंच गई तो बहुत बार लोग मुझसे पूछते हैं कि मैडम आपको कैसा लगता था जब आपको चैलेंज सहने पड़ते थे? तो मेरा जवाब एक ही होता है, था। कभी चैलेंजेस था नहीं होते, वो था भी, है भी और रहेगा। जब तक आपकी लाइफ में चैलेंजेस नहीं होंगे, आपकी लाइफ रुक जाएगी। मुझे अभी भी याद आता है जब मैं ट्रेनिंग के लिए हैदराबाद गई थी, तो वहां के कोर्स डायरेक्टर ने एक दिन मुझे बुलाया। ही सेड कि सारिका, हम लोग माउंटेन ट्रैकिंग पे जा रहे हैं, तुम चाहो तो 7-8 दिन के लिए छुट्टी लेके घर जा सकती हो या एकेडमी में रह सकती हो। देन आई सेड क्यों? तो ही सेड जनरली ट्रेंड यही होता है, स्पेशली एबल्ड बच्चे या तो घर चले जाते हैं या एकेडमी में रहते हैं। देन आई सेड सर, मैं घर जाने के लिए तो नहीं आई हूँ, मुझे भी माउंटेन ट्रेकिंग पे जाना है। कैसे जाना है मुझे नहीं पता, कोई अरेंजमेंट करके जाना होगा। फर्स्ट टाइम वहां पे जीप ट्रैकिंग का स्टार्ट किया गया, प्रोविजन स्टार्ट किया गया। हमारी कैटेगरी के सब बच्चे हम लोग जीप पे ट्रैकिंग करने गए। ही सेड कि ये प्रोविजन पहली बार मैंने अपनी लाइफ पे देखा है और बहुत सक्सेसफुल गए। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं हमारी कैटेगरी के लोगों को एक एक्स्ट्रा टेस्ट हर चीज के लिए देना पड़ता है, और कई बार तो बिना टेस्ट किए भी हमें सर्टिफाई कर देते कि आप ये काम नहीं कर पाएंगे। मुझे समझ में नहीं आता लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि कोई भी काम सिर्फ फिजिकल पावर से नहीं, विल पावर से भी होती है। और मुझे लगता है डिसेबल लोगों से ज्यादा विल पावर शायद ही किसी पे हो। किसी ने मुझसे पूछा कि हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए आप जैसे लोगों के साथ ताकि उन्हें बुरा ना लगे। तो मैंने उनसे एक ही जवाब दिया कि जैसा व्यवहार आपको अपने लिए चाहिए होता है। हमारे लिए डिसेबल, एबल, मेरे लिए तो कम से कम डिसेबल, एबल, सक्षम, अपंग, अपाहिज, ये सारे शब्द एक समान है, ये सबसे परे हो चुके हैं। मुझे ये लगता है कि डिसेबिलिटी कोई पर्टिकुलर इंसान को नहीं होती, या डिसेबल कोई एक पर्टिकुलर इंसान नहीं होता। ये लाइफ की एक अवस्था होती है। हर इंसान को किसी ना किसी फेज से इस अवस्था से गुजरना पड़ता है। जिस तरीके से एक माँ प्रेग्नेंट होती है, एक पिता बच्चे को पकड़ा होता है, एक बच्चा क्रॉलिंग करता है, मोटापा, बुढ़ापा, बीमारी, एक्सीडेंट, ये कहीं ना कहीं एक डिसेबिलिटी का फॉर्म होता है। उन्हें उनसे उस समय एक एक्स्ट्रा असिस्टेंस की जरूरत होती है। हर इंसान को इस परिस्थिति से गुजरना होता है। हम तो इस चीज से गुजर गए। आपका क्या होगा जनाबे आली? हैदराबाद की ट्रेनिंग के बाद मैं नागपुर जाती हूँ। बोलने का मैं बहुत साहसी लगती हूँ, कभी कभी मुझे भी डर लगता है, मेरे भी पैर कांपते हैं, थर्राते हैं। एकेडमी इतनी बड़ी थी, मुझे कम्यूट करने में प्रॉब्लम होता था। एक स्पेशल व्हीकल पहली बार बनवाया, उसमें 2 एक्स्ट्रा व्हील लगवाए मेरे स्कूटर पे। पर उस स्कूटर को पकड़ने के लिए मुझे डर लगता था, पता नहीं है चला पाऊंगी या नहीं चला पाऊंगी। पहली बार पकड़ा तो मुझे लगा शायद स्कूटर में कुछ खराबी है, मैंने उसे रख दिया। मैं रास्ते पे जा रही थी, किसी एक बंदे को देखा जो बाइक चला रहा था एक्स्ट्रा व्हील्स लगा के। मैंने उसी समय उसे रोका और कहा कि सेम मेरे पास है, पर मुझे लगता है मेरे स्कूटर में कोई प्रॉब्लम होगी, आप एक बार देख के चल के देख दीजिए। वो इमीडिएटली अपनी बाइक में मेरे एकेडमी आता है। द मोमेंट वो अपनी बाइक से उतरता है, आई वाज शॉक्ड। उसके दोनों पैर नहीं थे घुटने के नीचे, और वो आराम से बाइक चला रहा था। और इमीडिएटली उतर के मेरे स्कूटर को चलाता है और आराम से चला के चाबी ला के मुझे देते हुए कहता है, मैडम खराबी स्कूटर में नहीं, दिमाग में, डर आपके दिमाग के अंदर बैठ गया। द मोमेंट उस बंदे ने ऐसा कहा, उस दिन से आज तक वो डर गायब हो गए। कहीं ना कहीं हम अपने अंदर टैबू बैठा लेते हैं। एक चीज और मैं कहना चाहूंगी कि जिंदगी में बहुत बार आपने सुना होगा कि भगवान जब किसी को कुछ नहीं देता है तो कुछ एक्स्ट्रा दे देता है। वो शब्द सुन के मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं हम अपने आप को सांत्वना दे रहे हैं कि भाई मेरे में सब कुछ परफेक्ट है, सामने वाला कुछ एक्स्ट्रा टैलेंट दिखा रहा है तो उसके में एक्स्ट्रा टैलेंट दिया गया है। और मुझे लगता है एवरीबॉडी इज इक्वल, हर कोई समान है। हम कहीं ना कहीं अपने आप को रोक लेते हैं। 2 वर्ड, फॉरएवर और एवर, फॉरएवर और नेवर, ये 2 वर्ड अगर आप अपनी लाइफ से डिलीट कर दे,
कि ये काम कभी नहीं हो सकता और ये जिंदगी में हमेशा ऐसा होता रहेगा, ये 2 वर्ड जिस दिन आप डिलीट कर देंगे, आपकी लाइफ की सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। हम कुछ करने से पहले ही बहुत लोग ऐसे होते हैं अपनी किस्मत को कोसते हैं, यार मेरा तो दिन ही खराब है, आज तो मेरा बैड लक ही चल रहा है, मेरी किस्मत में ही नहीं लिखी। ऐसा कर करके बोल बोल के हम अपनी किस्मत को ही खराब कर लेते हैं। मेरा ये मानना है कि जिंदगी में कुछ चीज आपकी किस्मत को बदल सकती है, दैट इज ओनली वन थिंग, दैट इज द गुड वर्क। आप अच्छा नहीं कर सकते कोई दिक्कत नहीं, अच्छा बोलिए। अच्छा नहीं बोल सकते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा सोचिए। अच्छी सोच भी दुनिया को बदल सकती है। एट द एंड मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूंगी कि इतनी मेहनत कीजिए कि एक दिन आपका सिग्नेचर किसी के लिए ऑटोग्राफ बन जाए।